तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हमें हेलोएरीन की जो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची हुई थी उन्हें कंप्लीट करना है। हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट रिएक्शन कराई थी हेलोएरीन्स की, उनमें से एक रिएक्शन तो थी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स क्लोरीनेशन, अगर हम लोग क्लोरीन यूज़ करेंगे तो, ब्रोमिनेशन अगर हम लोग ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो, और एक हमने कराई थी रिएक्शन सल्फोनेशन। ओके, आज हमें कंप्लीट करनी है एक तो नाइट्रेशन, उसके बाद में फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, दो रिएक्शन ही है, और उसके बाद में दो बचती हैं नेम रिएक्शन। एक का नाम वुड्स-फिटिक रिएक्शन और एक का नाम फिटिक रिएक्शन। ओके, तो ये हमें आज अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले काम आपका ये है कि आप सभी बच्चों को चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें, पूरा देखें, क्योंकि तभी सभी चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं बच्चों स्टार्ट आज का लेक्चर। आपको आज की सबसे पहली हेडिंग जो लिखनी है उसका नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, जैसा कि आपको पता है, नाइट्रेशन किसी भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग करें नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? HNO3 के साथ में रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन। देखिए, लिखेंगे बाद में यहां पर, ये कोई भी हेलोएरीन है, ये हेलोएरीन है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन। हमने इसका रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ध्यान ये रखना है, नाइट्रेशन करने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। हीट, HNO3 ब्रेक होगा, टूटेगा NO2 प्लस में, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा? OH माइनस। रिएक्शन कहां कहां पर होगी? मेरे का ऑर्थो पर और पैरा पर। ओके, तो एक NO2 अटैच हो जाएगा, एक NO2 अटैच हो जाएगा ऑर्थो पर, और एक बार NO2 अटैच हो जाएगा पैरा पर। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है वो कहां पर होती है? ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। साथ में यहां से बाहर क्या निकलेगा? क्योंकि यहां से OH बचा, NO2 ने H को रिप्लेस किया, H2O बनेगा, H2O। इसे बोल दिया हमने नाइट्रेशन। इसका नाम क्या है? का इसका नाम 1, 2। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, या यहां से बात स्टार्ट होगी, 1 और 2 नाम हो जाएगा 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम होगा 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ध्यान हमेशा ये रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में चाहे कोई भी हो, जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? मेजर क्वांटिटी में, और ऑर्थो प्रोडक्ट कैसा होता है? माइनर। ऑर्थो माइनर, पैरा मेजर, ये ध्यान रखना है, चाहे कहीं भी बने, कोई भी बने। ओके, तो ये होता है नाइट्रेशन।
तो लिख सकते हैं आप लोग एक लाइन इसके अंदर, व्हेन, करिए नोट, व्हेन कंसंट्रेटेड HNO3 react with haloarine, in the presence of concentrated H2SO4 ortho and para chloro nitrobenzene, ortho and para chloronitrobenzene is obtained। ये हमारी आज की सबसे पहली रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ नाइट्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में हेलोजिनेशन कंप्लीट करा दिया था, सल्फोनेशन कंप्लीट करा दिया था, ये नाइट्रेशन है। अब लास्ट रिएक्शन बची है इलेक्ट्रोफिलिक, उसका नाम है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर दो एग्जाम्पल आएंगे, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। ठीक है, कर लीजिएगा नोट आप लोग इसे। अब इसके बाद नंबर आएगा लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का, जिसका नाम है, नंबर जो भी हो वो आप लोग लिख लेना, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और इसे मार्क कर लेना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। ये हेलोएल्केन हेलोरीन वाला है, यहां भी आगे आएगा चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर, वहां भी मिलेगी। उसके बाद में आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां भी मिलेगी। और उसके बाद में आएगा एक चैप्टर अमाइंस का, वहां भी मिलेगी आपको देखने को। इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस हैं इसके आने के। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूं फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप अटैक करे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, या तो एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप अटैक करे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो तब उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा तो नाम हो जाएगा फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप अटैक करेगा तो नाम हो जाएगा फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर वो एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो फिडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन, अगर वो इथाइल है इथाइलेशन। अलग अलग नाम हो जाएंगे, डिपेंड करेगा कौन सा रिएजेंट वहां पर काम कर रहा है और कौन सा रिएजेंट वहां पर अटैक कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए आप लोग रिएक्शन को। जैसे ये हेलोरीन है और मैंने इसका रिएक्शन कराया एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल है और ये हेलोजन क्लोरीन है, इसका नाम एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड से और रिएक्शन हो AlCl3 की प्रेजेंस में, यहां पर लुईस एसिड काम करता है। लुईस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना। ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूटेगा, कार्बन प्लस Cl माइनस, इसे तो ये गेन कर लेगा और ये
प्रोड्यूस होगा यहां पर क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा कि या तो ऑर्थो पर या पैरा पर, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। और ऑर्थो पैरा पर लग जाएगा, ऑर्थो पैरा पर लग जाएगा एल्काइल ग्रुप, ये लग गया R और ये लग गया Cl। ऐसे ही पैरा पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, और कर सकता क्या है, करेगा, और प्लस यहां से HCl बाहर। कैसे HCl बाहर का, यहां से Cl और जहां पर ये R ग्रुप अटैच हो वहां से H बाहर निकलेगा, HCl। ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा प्रोडक्ट, ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा प्रोडक्ट, इसका नाम है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां लिख रहा हूं मैं छोटा सा, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप का अटैक हुआ यहां पर। पहला एग्जाम्पल बेटा, ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर मिथाइल का अटैक कराऊं, मतलब मैं इसकी जगह क्या ले रहा, मिथाइल। आप इथाइल ले लो, मैंने इथाइल लिया, मैंने मिथाइल लिया, आप इथाइल ले लो। मैंने कहा मेरी रिएक्शन का नाम होगा मिथाइलेशन, फिडलक्राफ्ट मिथाइलेशन। आपकी रिएक्शन का नाम क्या होगा, फिडलक्राफ्ट इथाइलेशन, फिडलक्राफ्ट इथाइलेशन। जोर से बोलिए, इथाइलेशन। समझ गए बात को। तो मैं जब इसका अटैक यहां पर कराऊंगा तो ये प्लस माइनस ऑर्थो पैरा पर अटैक किया जाएगा। प्रेजेंस होगी लुईस एसिड की। लुईस एसिड का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, बिना लुईस एसिड के ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि लुईस एसिड ही इस इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करेगा। भाई जब ये इसे माइनस को गेन करेगा तभी तो प्रोड्यूस होगा ये। जब ये इसे गेन कर लेगा, इसे ही छोड़ देगा, मतलब क्या किया इसने, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा यहां पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट Cl CH3 प्लस Cl पैरा पर CH3 और प्लस यहां से Cl। क्या नाम लिखा मैंने इसका, इसका नाम लिखूंगा मैं फिडलक्राफ्ट मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। ठीक ऐसे ही अगर मैंने कोई एसाइल ग्रुप लिया, एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, ये एसाइल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हैलाइड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हैलाइड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसाइल, एसिटाइल बोलते हैं ना, एसिटाइलेशन कर दिया इसका। तो एसिटाइलेशन इनसे होता है, यहां से ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, AlCl3 की प्रेजेंस होगी, लुईस एसिड बोलते हैं हम लोग इसे। तो इस बार ये ग्रुप लगेगा यहां पर, ये वाला ग्रुप कहां, ऑर्थो पर और पैरा पर, और ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा प्रोडक्ट Cl C डबल बॉन्ड O R ऑर्थो पर प्लस Cl C डबल बॉन्ड O R और प्लस यहां से HCl बाहर। क्या नाम होगा रिएक्शन का, फिडलक्राफ्ट, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो बच्चों ये होती है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। मैंने कहा अगर मैं यहां पर ये जो मैंने हेलोवेरिन ली ना, अगर मैं OH लगा दूं क्या बन जाएगा, फिनोल। तो आगे चैप्टर आएगा ना, अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां भी मिलेगी ये रिएक्शन।
तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी आपको। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब होता है अगर किसी भी एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग एल्काइल या एसाइल ग्रुप से अटैक कराएं तो क्या हो जाएगी, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। ओके, अगर मैं इस R की बजाय CH3 ले लूं, CH3, तो उसका, क्योंकि इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, अगर मैं R की बजाय CH3 ग्रुप ले लूं, C डबल बॉन्ड OCl, तो इस एसाइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटो। क्या बोलेंगे, एसीटो, एसिडिक एसिड, तो उसका नाम हो जाएगा एसिटाइलेशन। अगर मैं 3 कार्बन का ले लूं तो हो जाएगा प्रोपियो, तो प्रोपियोटाइलेशन। क्या हो जाएगा, प्रोपियोटाइलेशन। ब्यूटाइलेशन, पेंटाइलेशन, ऐसे करके नाम होगा। तो अभी मैंने क्या लिया, R। क्या लिया मैंने यहां पर, R। समझ गए नहीं समझ गए स्टूडेंट? जरा लाइन लिखो जरा, 1 2 लिखिए। In this reaction, the alkyl और acyl ग्रुप, एसाइल बनेगा ACYL, एसाइल। द एल्काइल और एसाइल ग्रुप इज अटैक ऑन बेंजीन रिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। इफ एल्काइल ग्रुप इज अटैक, then reaction is called Fiddlecraft alkylation. And in case of acyl group, the reaction is called Fiddlecraft acylation। अब मुझे फाइनली ये बताइएगा सभी स्टूडेंट बोलकर, क्या आप लोग ये रिएक्शन सीख गए? हो जाएगा ना, कोई डाउट नहीं। अगर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपसे बोल दूं, नेक्स्ट चैप्टर में, कि ये एल्काइलेशन या एसाइलेशन आप लोग कर दो, तो कर दोगे वहां पर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस इतना फर्क होगा कि यहां पर Cl लगा है, मतलब यहां पर मैं किसकी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करा रहा हूं, हेलोएरीन की। वहां पर किसकी कराऊंगा, फिनोल की, बेंजोइक एसिड की, बेंजल्डिहाइड की, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट 2 रिएक्शन की, जिसमें से एक का नाम होगा वुड्स-फिटिग रिएक्शन। आपको याद होना चाहिए, हमने आपको वुड्स रिएक्शन कंप्लीट करा दी है। वुड्स रिएक्शन कौन देते हैं, हेलोएल्केन्स। कौन देते हैं, हेलोएल्केन्स। अगर हम लोग हेलोएल्केन्स की जगह पर एक हेलोएरीन और एक हेलोएल्केन ले, ध्यान रहे आपको, अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, आपको पता है ना वुड्स रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन यूज होते हैं, हेलोजन कंपाउंड, या तो हेलोएल्केन या हेलोएरीन्स। अगर वुड्स रिएक्शन है
तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके होंगे? हेलोएल्केन के। अगर वुड्स-फिटिक रिएक्शन होगी, वुड्स-फिटिक जो अब कराऊंगा आपको मैं, उसमें एक मॉलिक्यूल होगा हेलोएरीन का और एक हेलोएल्केन का। मैंने वो अब तक क्यों छोड़ रखी थी? क्योंकि मैंने आपको हेलोएरीन अभी तो पढ़ाई है, इसलिए छोड़ रखी थी वो, वरना मैं वही करा देता उसे तीनों को एक साथ। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ रखी थी क्योंकि मैं आपको पहले कंप्लीट कराना चाहता था क्या? हेलोएरीन्स। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल यूज होगा हेलोएरीन का और एक मॉलिक्यूल यूज होगा हेलोएल्केन का। उसके बाद एक और आएगी फिटिक रिएक्शन। क्या नाम होगा? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल यूज होंगे हेलोएरीन के। ध्यान रहे, सीरियल नोट करना उसके। वुड्स रिएक्शन, दोनों मॉलिक्यूल हेलोएल्केन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक हेलोएरीन एक हेलोएल्केन, और फिटिक रिएक्शन दोनों हेलोएरीन। ठीक, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं यहां पर किसकी? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक क्या होता है इसके अंदर? एक तो मॉलिक्यूल यूज होता है किसी भी हेलोएरीन का। बेंजीन रिंग है ये बेंजीन रिंग को मैंने ऐसे बना लिया इस बार, और एक मैंने यूज किया इसके साथ में कोई भी एल्काइल हैलाइड। ध्यान रहे, वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हेलोएरीन का और एक मॉलिक्यूल यूज किसका होता है? हेलोएल्केन का। क्या होता है? सोडियम के साथ होती है रिएक्शन, वहां भी सोडियम के साथ ही होती थी, यहां भी। और क्या होगा कि यहां से दोनों के दोनों हेलोजन बाहर निकल जाएंगे, दोनों के दोनों हेलोजन, और किसके साथ करेंगे रिएक्ट? सोडियम के साथ। और ये एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर अरेंज हो जाएगा, बेंजीन पर लग जाएगा, और एल्काइल बेंजीन बनाने काम आती है रिएक्शन। ये एल्काइल बेंजीन डाई ईथर की प्रेजेंस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं। क्या कॉन्सेप्ट? अभी कुछ देर पहले हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बताई थी आपको, कुछ देर पहले। वहां पर हमने यही मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन बस ये ऐसे रखा हुआ है, वहां पर ऐसे लिया था, और उसके साथ यही मॉलिक्यूल लिया था। और कौन सी रिएक्शन हुई थी? फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। लेकिन यहां पर तो कुछ और हो रहा है, क्योंकि यहां पर रिएजेंट अलग है, यहां पर रिएजेंट अलग है, वहां पर रिएजेंट अलग था। यह बात ध्यान रखनी है। अगर एरो के ऊपर सोडियम डाई ईथर लिखा हो तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी होगी? वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी। यह बात ध्यान रखना आपको, इस बात पे आप लोग गौर करेंगे। समझ गए बात को? अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख लूं तो तब बताना आप लोग मुझे बात समझ में आई है या नहीं आई है। ये और इसकी जगह पर मैंने यूज किया C2H5Cl और सोडियम यूज किया यहां पर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस बताइए क्या बनेगा कंपाउंड? मैंने कहा पहले मिथाइल ग्रुप लगा था, वहां पर टोल्वीन बना था, इसका नाम टोल्वीन है। पहले मिथाइल ग्रुप लगा था टोल्वीन, टोल्वीन का मतलब मिथाइल बेंजीन। इस बार बन जाएगा इथाइल बेंजीन, इस बार इथाइल बेंजीन प्लस यहां से NaCl आउट। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स फिटिक। नोट करिए पॉइंट। व्हेन 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड
1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब एरोमेटिक, 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम डैश लगाएंगे, एंड सोडियम ड्राई ईथर एल्काइल बेंजीन्स आर ऑब्टेन्ड, क्या बनते हैं बच्चों? एल्काइल बेंजीन, बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, एल्काइल बेंजीन्स आर ऑब्टेन्ड, समझ गए? तो जल्दी से आप लोग ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लें, उसके बाद में चैप्टर की लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फिटिक रिएक्शन। जल्दी कंप्लीट करिए। अब हमारे इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, और उस लास्ट रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल लिए जाते हैं एराइल हैलाइड के, मतलब दोनों के दोनों बेंजीन वाले मॉलिक्यूल, दोनों बेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल तो ले लिया गया, प्लस सोडियम और प्लस एक मॉलिक्यूल बेंजीन का और लिया गया। ये क्या होगा? यहां से Cl और यहां से Na, दोनों के दोनों Cl और Na क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स NaCl, यहां से क्या हो जाएगा? बाहर। प्रेजेंस किसकी होगी? प्रेजेंस होगी यहां पर ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा? फ्यूज्ड बेंजीन बनेगी। फ्यूज्ड बेंजीन का मतलब होता है दो बेंजीन की रिंग आपस में मिल जाएंगी, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसे? जोर से बोलिए। बाइफिनाइल बोलते हैं हम लोग इसे। ऐसे दो बेंजीन की रिंग आपस में ऐसे फ्यूज हो जाएंगी, इसका नाम है बाइफिनाइल। ये बनेगा बाइफिनाइल, ठीक है? मतलब वुड्स रिएक्शन हो, चाहे वुड्स फिटिक रिएक्शन हो और चाहे फिटिक रिएक्शन हो, इनमें किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोकार्बन का। ये भी हाइड्रोकार्बन है, वो भी हाइड्रोकार्बन था, और वो भी हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कंपाउंड केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है। तो वुड्स रिएक्शन हो, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, और चाहे खाली फिटिक रिएक्शन हो, इन तीनों की तीनों रिएक्शन में किसका यूज होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। लिखिए आप लोग इसके अंदर एक लाइन, इन दिस रिएक्शन when 2 moles of aryl halide 2 moles of aryl halide 2 moles of aryl halide react with sodium in the presence of dry ether in the presence of dry ether को लगाएंगे। बाइफिनाइल इज ऑब्टेन्ड, सामने लिखा हुआ है नाम बाइफिनाइल इज ऑब्टेन्ड, बाइफिनाइल बनता है। ओके, और कुछ इस तरह से हमारा
पहला चैप्टर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब बचा क्या है? केवल वो सेगमेंट बचा है थ्योरेटिकल जो आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो चुका है 2020 के लिए, केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए नहीं, जेई के लिए नहीं, केवल बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए डिलीट हुआ है आपके एग्जाम में से, बोर्ड के लिए। तो वो मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं, उसमें क्या सेगमेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग पहले जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग उसी सेगमेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे उस सेगमेंट की जो सेगमेंट इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है, मतलब जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस चैप्टर से, चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, लेकिन उसे मैं समझाऊंगा जरूर, क्योंकि जो आपकी तैयारी है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सारा किसका है? नीट और जेई का है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। तो देखिए आपसे कौन सा सेगमेंट डिलीट हुआ है। आप लोग चैप्टर के लास्ट में आप सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे और इसमें सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे और इसमें सबसे लास्ट वाला पोर्शन, कौन से वाला पोर्शन? आप जहां लिखा हुआ है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, पेज नंबर आप लोग ओपन करें 308। हो सकता है किसी की बुक पर कोई और पेज नंबर पड़ा हो। सबसे लास्ट में जहां पर सारी की सारी रिएक्शंस, जैसे कि वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट, ये सारी कंप्लीट हो रही है ना, इसके बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, ये पूरा सेगमेंट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, यस। अब इधर फोकस करें सभी बच्चे। यहां पर लिखा है, हेडिंग डली है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट होती है, जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट होती है और जिनका यूज हम लोग डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पज के लिए यूज करते ही करते हैं। मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी आपको मार्क कराऊंगा और यहां पर बोर्ड पे नोट कराऊंगा। जैसे सबसे पहला पैराग्राफ में आप लोग मार्क करें, कंपाउंड, द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स आर यूजुअली रेफर्ड एज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। Many of these compounds are useful in the industry and agriculture. Some polyhalogen compounds are described in the following section. ठीक है, यहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहला पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो आपको याद करना है, वो है CH2Cl2। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। देखिए बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन फिर भी एक बार एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। डाइक्लोरोमीथेन एक सॉल्वेंट है जो पेंट होता है ना, पेंट को रिमूव करने में काम आता है। पेंट रिमूवल बोलते हैं, थिनर बोल सकते हैं, इसे थिनर बोल सकते हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो पेंट रिमूवल होता है और बहुत खतरनाक होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। यहां लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें पढ़ें, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज ए सोलवेंट, एज ए पेंट रिमूवर, एज ए प्रोपोलेंट इन ए एरोसोल एंड एज ए प्रोसेस सोलवेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। बहुत सारी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग में जो स्टार्टिंग काम होता है ना, उसमें काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलवेंट। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं हम लोग इसे। ये हार्म्स होता है, मतलब हार्मफुल होता है टू द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के लिए हार्मफुल होता है।
ठीक है। और बाकी चीजें आप लोग इसके पैराग्राफ में पढ़ लेंगे। जैसे इसकी हार्मफुल जो डिजीज है वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एक पैराग्राफ एक लाइन में, हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन द एयर कॉजेज डिजीनेस, नोजिया, टाइटलिंग एंड द न्यूम्बलेस, ऐसे करके कुछ डिजीज है। मतलब जो ऐसे डिजीज जो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे जो मसल्स होती हैं उन्हें क्रैम्प कर देता है, ऐसे डिजीज में ये रेस्पॉन्सिबल है ये। ओके स्टूडेंट, दूसरा कंपाउंड है ट्राइक्लोरोमीथेन, और ट्राइक्लोरोमीथेन ये दूसरा कंपाउंड है, CHCl3। इसे हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसका IUPAC नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन। आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म का, बहुत कॉमनली। पुराने जमाने में, पहले टाइम में, मतलब अब से 5, 7, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो ऑपरेशन के टाइम पर पेशेंट को बेहोश करते थे, मतलब उसे एक तरह से एनेस्थीसिया देते थे, मेडिकल टर्म में से हम लोग बोलते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग ही होते हैं। तो एनेस्थीसिया जो देते थे वो क्लोरोफॉर्म देते थे। क्लोरोफॉर्म बेहोशी में काम आता था उस टाइम पर, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए, इसलिए आज के टाइम में से बैन कर दिया गया। और इसकी जगह पर और भी बहुत सारे केमिकल, जैसे ईथर को यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के टाइम पर। ओके, समझ गए। इसमें लिखा है केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सोलवेंट फॉर फैट, एल्केलॉइड, iodine and other substance. The major use of chloroform today in the general anesthetic in surgery, ठीक है, एनेस्थीसिया में यूज होता था उस टाइम पर, लेकिन अब नहीं यूज होता। अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है अलग अलग और भी बहुत सारे केमिकल है वहां पर। तो एक पैराग्राफ यहां पर लिखा है, एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता था, मतलब उसे इनएक्टिव कर देता था, जिसकी वजह से हम बेहोशी की फील होती थी उस टाइम पर, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, एक यहां पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, नीचे से अगर काउंट करें, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन पर, नीचे से तीसरी लाइन पर, चौथी लाइन पर, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट to extremely poisonous gas carbonyl chloride also known as phosgene। अंडरलाइन कर लो इसे, phosgene तक अंडरलाइन कर लो। बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, अगर इस गैस को इनहेल कर लिया जाए तो डेथ तक हो जाती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से लेके और जहां इसकी रिएक्शन लिखी हुई है वहां तक अंडरलाइन कर लो और मार्क कर लो, पढ़ लेना इसे, पढ़ लेंगे आप लोग इसे। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखा जाता है, लाइट बोतल में, ओपन बोतल में नहीं रखा जाता क्लोरोफॉर्म को, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा हमारा कंपाउंड है ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन CHI3, इसका नाम है आयोडोफॉर्म। शायद मैंने आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर, मैंने सारे बताए थे, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होगा। एल्डिहाइड की मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। आयोडोफॉर्म आगे आने वाला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर एक बहुत ही फेमस टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, वहां पर आएगा बार बार। वैसे आयोडोफॉर्म पहले के टाइम पर, जो पुराने जमाने में इसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते थे, क्योंकि ये फ्री आयोडीन रिलीज करता है और ये जो वुंड होते हैं उन्हें, उनकी हीलिंग में काम आता है, उनके हीलिंग में इसे यूज करते हैं। क्या मेरी बात को समझिए आप लोग बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है नंबर 4 पर CCl4। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया सोलवेंट की तरह काम करता है। लिखा है अगर आप लोग पढ़े तो, इट इज
produced in a large quantity for the use in the manufacture of refrigerant and propellant in aerosol. It is also used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals, फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सोलवेंट यूज, सोलवेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। बाकी पैराग्राफ आप लोग इसका पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक है, पढ़ना ही है, बस थ्योरी है ना, पढ़ना ही आपको ये। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स सीएफसी का आपने नाम सुना ही होगा, सीएफसी, फ्रियोन्स, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुना है ना आपने नाम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना वो फ्रियोन्स ही होते हैं, ठीक है। तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफिकेबल गैसेस। फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 CCl2F2 जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक बहुत ही अच्छा मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और जो फ्रियोन्स होते हैं ना, जो CFC होते हैं, वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप पढ़ लेना इसे, समझ के बात को। और बच्चों लास्ट कंपाउंड है DDT। DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, समझ गए, ये पढ़ाया भी था हमने आपको। ये एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के टाइम में इसे बैन कर दिया है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, आज भी इसे यूज करते हैं इसे, लेकिन इंडिया में बैन कर दिया जाता है। बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है जो DDT है वो फूड चेन में एवरी ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये बॉडी में स्टोर होने वाला केमिकल है, ठीक है। हर एक फूड चेन में 10% DDT इंक्रीज होता है, राइज करता है, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल केमिकल है। और सबसे पहले बायोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है पॉल मुलर, इसमें दे भी रखा दूसरी लाइन में। पॉल मुलर ने डिस्कवर किया सबसे पहले से DDT को, ठीक है, और जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, DDT, क्योंकि बहुत ही खतरनाक केमिकल इंसेक्टिसाइड था। लेकिन आज के टाइम में से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए। DDT जब पानी में घुलता है तो फिशेस को किल कर देता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल को किल कर देता है जो हमारे लिए यूजफुल है, उन्हें किल करता है, ठीक है। चलिए खैर स्टूडेंट, जो भी है आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, ओके स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो होगा NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक लेकर बैठेंगे जब ये लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइम पर ये वीडियो मिलती रहे और आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।